हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? ऑल गुड। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे साइंस डिकोडर बाय शुभम वैश। तो आप लोग पढ़ रहे हैं बेटे साइंस के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पर डिकोड करने जा रहे हैं। ठीक है बेटे, तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, आज हम लोग कॉन्सेप्ट्स को, जो चैप्टर 4 है आपका एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसको हम डिकोड करने जा रहे हैं। ठीक है बेटे, तो टॉपिक हमारा बेटा 4 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, सारे बच्चे जानते हैं, बचपन से आप इसको देखते हुए आए हो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। मतलब तो बड़े हो गए ना, तो बचपन से पढ़ते आए हो, इसका मतलब ये कि आज से 6-7 महीने पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब 3-4 महीने पहले। तो एक क्लास हम लोग पढ़ लीजिए बच्चों, उसके अंदर उसके अंदर हमने देखा कि बेटे एटॉमिक मॉडल्स तुम्हारे कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, किस तरीके से कैथोड रे बने थे, किस तरीके से एनोड रे होते हैं, थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल तुम्हारा किस तरीके से अपना परफॉर्म किया था, राइट। और उसके बाद रदरफोर्ड आए थे हमारे, उनको कैसे कैसे मॉडल्स, उनके क्या क्या कमियां थी उसके अंदर, कैसे कैसे वो चीज डिस्कार्ड हुई थी, वो सब देखा था हमने। ठीक है बेटे, एक टेबल मैंने आपको याद करने के लिए दी थी लास्ट क्लास में। ठीक है, तो सारे बच्चे ईमानदारी से उस टेबल को लिखकर मुझे दिखाएंगे। ठीक है ना, मतलब मुझे मत दिखाओ, लिखो अपने आप से। ठीक है ना, ये सब आपको इट शुड बी ऑन योर टिप्स, समझे ना। पूरी पूरी एटॉमिक नंबर वाली टेबल आपकी, ओके, 1 से लेकर 18 तक तो याद होनी चाहिए, राइट, पूरी। अब उसके बेस पर हमने उस दिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीखी थी हमने, कि नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल जो था हमारा किस तरीके था, आपको पता था। हमने सीखा था कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, और एम में तुम्हारे 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, 2n स्क्वायर इसका एक फॉर्मूला था, राइट। ओके, इसकी सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे इसके अंदर जाते हैं के एल एम में। एक एटम होता है, ठीक है ना, नील्स बोर में बताया था, एक एटम हमारा होता है बेटे, उसमें शेल्स होती हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इंटरनल शेल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, के शेल होती है, और उसके बाद सेकंड नंबर की शेल को एल बोलते हैं, थर्ड नंबर की शेल को हम क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, राइट। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे जो जाते हैं एक शेल के अंदर, उसका फॉर्मूला हमारा 2n स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो उसके बेस पर हम लोग यहाँ पर ये करेंगे। ठीक है, अब किस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमें पता कैसे चलेगा, उसके एटॉमिक नंबर से। ठीक है, ये फॉर्मूला बच्चों लिखा हुआ है, देखो, Z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू द इलेक्ट्रॉन नंबर इक्वल्स टू द प्रोटॉन नंबर। ठीक है बेटे, तो ये हमारा देखो, अभी हम यहाँ पे सारे ये टेबल कंप्लीट करेंगे। कैसे टेबल कंप्लीट करेंगे, देखो, जैसे सारे बच्चे एनसीईआरटी लेके बैठेंगे और अपनी नोटबुक लेके बैठेंगे, उसके बाद इसको पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, राइट। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटे 11 होता है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 11 नंबर पर आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें कितने हुए, 11 हुए, समझे ना। अब मैं इसे KL में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ठीक है, पहले K में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर L में जाएगा, फिर M में जाएगा, उससे पहले इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। ठीक है, और K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तुम्हारे 2 जाते हैं। उसके बाद जो भी तुम्हारी शेल्स होती है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रह सकते हैं, समझे। तो K में इलेक्ट्रॉन कितने गए बेटे, 2, बोलो। 11 इलेक्ट्रॉन में 2 गए K में, बचे कितने, 9। 9 में से 8 कौन खाएगा, L खाएगा। L के पास 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन गया किसमें, M के अंदर, राइट। ओके, इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हो बेटे, एक न्यूक्लियस बनाओगे, यहाँ के शेल, एल शेल और एम शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरा बन गया सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर। समझ आई बात, राइट। सिमिलरली आप इसका बना सकते हो बेटे, ऑक्सीजन के अंदर इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। देखो, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, 8। तो इट मींस इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हुए, 8 का मतलब होगा 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स के में जाएंगे, अकोमोडेट करेंगे, राइट। और 6 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे एल में जाएंगे, बचे हुए जो है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन है नहीं तो एम में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, अब जो शेल तुम्हारी नहीं होती उसे नहीं बनाना होता, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाता इसका मतलब वो शेल नहीं है। ठीक है बेटे, तो एक के शेल बनाऊंगा, एक एल शेल बनाऊंगा। के में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा, इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स को मैं दिखा दूंगा। समझ आई बात, ये मेरा ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर मेरा बन जाता है। ठीक है बेटे, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे, राइट। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन के में चले गए, एल में, एम में कुछ नहीं जाएगा, राइट। इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर, हाइड्रोजन में 1 एटॉमिक नंबर होता है इसका, देखो वहां पे 1 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसके अंदर कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारे अपने आप करेंगे। ठीक है, आप लोग भी करो और मुझे बताओ कि सर हमें आ गया, करो जल्दी से, करो भाई। सी, तो बेटे जैसे कि हम लोग बात करते हैं, यहाँ देखो, आपने सभी बच्चों ने कर लिए होंगे, ठीक है ना, कर लिया ना बच्चे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, के एल एम में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन्स को, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स आर कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, राइट। अब देखिए, कार्बन की हम बात करें बेटे, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 एंड 4, आई गेस आप लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है ना, क्लोरीन का 17 इलेक्ट्रॉन, 2 8 एंड 7, राइट। नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एंड 5, राइट। ठीक है बेटे, अब जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे इस, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो आता है, अब ये सब जो हम पढ़ते हैं, ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्यों आनी चाहिए। देखो बेटे, पहली बात तो है कि टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको आनी चाहिए, अगर ये याद नहीं कर सकते तो बेटे छोड़ दो, फिर साइंस पढ़ना। ठीक है, मतलब चैप्टर छोड़ दो, ये याद करनी पड़ेगी आपको बिल्कुल, एनी हाउ 2-3 बार लिख कर देखो, बिल्कुल इट शुड बी ऑन योर टिप्स, समझे, इसके बिना काम नहीं चलेगा, राइट। अब देखिए, जैसे आपने टेबल में आपने ये देखा बेटा, एटॉमिक नंबर की टेबल हमारी ये हो गई, इलेक्ट्रॉन नंबर हमारे, एटॉमिक नंबर जितना होता है बेटा उतने इलेक्ट्रॉन नंबर होता है। ठीक है, उतना ही प्रोटॉन नंबर होता है, और प्रोटॉन पर बात अभी करेंगे हम लोग, प्रोटॉन की डिस्कवरी जो हो चुकी है, बट प्रोटॉन पर अभी हम बात करेंगे जो हम
इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तुम्हारे जो है ये बराबर होते हैं बेटे, और जेड का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर, वो बराबर होता है, राइट। तो तीनों चीज एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया बेटे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स के अंदर, राइट। शेल्स के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, राइट। अब मैं देखूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, यहां देंगे पहले सारे बच्चे। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ठीक है ना। आपको प्रॉपर लिखना है, ठीक है ना। मैं तो आपको बस खाली समझा रहा हूं, लेकिन आपको अच्छे लिखना, दा लगा इसके आगे, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से लिखकर आओगे, ठीक है। लास्ट वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा प्रेजेंट होता है, लास्ट वाली शेल में, आउटर शेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं, राइट। आउटर शेल को हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं, और वैलेंस शेल में जो प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर शेल में सबसे लास्ट वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसे मैं क्या बोलता हूँ बेटे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहता हूँ, राइट। अब देखो इसकी आउटर शेल कौन सी है बेटे, एम, राइट। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो मैं यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर शेल कौन सी है बेटे, एल। देखो जीरो मत कर देना, ये शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं गया इसका मतलब वो शेल नहीं है, राइट। तो इसकी लास्ट वाली शेल कौन सी है, एल। एल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, यहाँ मैं 6 लिख दूंगा। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ मैं 2 लिख दूंगा। यहाँ पे कितने आएंगे, कितना आएंगे इसमें, 1। इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके लास्ट शेल में कितना कार्बन की मैं, 4, तो यहाँ 4 लिख दूंगा। इसके लास्ट शेल में कितना, 7 लिख दूंगा। यहाँ पर 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वैलेंसी की, ठीक है ना। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बेस पर आपका थर्ड चैप्टर का जो है, मतलब ये आ गया तो समझो थर्ड चैप्टर तो बिल्कुल भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आप एकदम उड़ा दोगे एकदम अच्छे से, ठीक है। सी वैलेंसी का मतलब क्या होता है, पहले तो देखो, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, समझे ना। मतलब किसी एटम की दूसरे एटम से जुड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, वैलेंसी कहते हैं, समझे ना। या और टेंडेंसी ऑफ एन एटम, एक एटम की क्षमता टू रिएक्ट विद अदर एटम्स और मॉलिक्यूल, ठीक है, दूसरे एटम से जुड़ने के बाद। एक सी पढ़ लो, ओके बेटे। तो वैलेंसी पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारे जो होते हैं ना, किसी एटम की वैलेंसी क्या होती है ना बेटे, किसी एटम की दूसरे एटम से रिएक्ट करने की क्षमता जो होती है, ठीक है ना। रिएक्ट करने की क्षमता, देखो रिएक्ट करना या जुड़ना एक ही बात है। अब जैसे मान लो कि कार्बन है, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो बना मेरा क्या बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड बना, मतलब ये होता है, टेंशन पड़ोगे भी नहीं। तो ये इससे जुड़ रहा है भाई, या मैं बोलूं रिएक्शन कर रहा है, समझे ना। केमिकल चेंज आपने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर के अंदर, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। कुछ नई चीज बनती है तो केमिकल चेंज बोलते हैं, तो ये इससे रिएक्शन कर रहा है, तो रिएक्शन करने की क्षमता। अब रिएक्शन करने, मैं बोलूं कि रिएक्शन कर रहा है, या मैं बोलूं कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, ठीक है ना, कंबाइन हो रहा है इससे और एक मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है ना। तो किसी कैपेसिटी जो किसी एटम की, कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है किसी एटम की, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलो या बोलो टेंडेंसी टू रिएक्ट, तो वो हमारा क्या बन जाता है बेटे, वैलेंसी बन जाता है, राइट। क्योंकि वैलेंसी से ही कोई चीज जुड़ती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना होगा, आपने थर्ड चैप्टर में सीखा था, क्या सीखा था, कार्बन और ऑक्सीजन पर, है ना। वैलेंसी इसकी 4 होती है, इसकी 2 होती है ना। और सब 2 से कैंसिल हो गया, 1 ये 2 और ये इसके मल्टीप्लाई से, इसके मल्टीप्लाई से क्या बने, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो 9th में हम ऐसे पढ़ते हैं, राइट। और 10th में हम ऐसे पढ़ेंगे कैसे, C+O2 गिव्स CO2, राइट। बात एक ही है, समझे ना। तो चाहे बोलो कि कोई एटम दूसरे से रिएक्शन कर रहा है, चाहे बोलो आपकी कोई एटम दूसरे से जुड़ रहा है, तो एक ही बात है, तो उसकी वैलेंसी से ही जुड़ता है, राइट। तो जो मैंने देखा ये 4 और 2, जो मैंने देखा कार्बन ऑक्सीजन की 4 और 2 जो वैलेंसी थी, ये मेरी कैसे आई, उसके अंदर आप क्या करते हैं, टेबल में से देख करके देखा करते थे कि सब की 3 वैलेंसी वाले एटम्स एक तरफ है, 1 वैलेंसी वाले एक तरफ है, 2 वैलेंसी वाले एक तरफ है, राइट। बट अब आप यहाँ पे आपको उस टेबल को देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपको वैलेंसी निकालनी आ गई है, ठीक है। कैसे आ गई है बताते हैं कैसा है। सी तो रूल्स फॉर वैलेंसी, अब जरा इस पर आते हैं हम लोग। रूल्स फॉर वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमें खाली क्या देखना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना होता है, समझ आ रही बात। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारे लेस देन और इक्वल टू 4 है, मतलब 4 से कम है या 4 तक है, 1 2 3 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपके 1 2 3 या 4 है, तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी होगी उसकी, ठीक है। देन द वैलेंसी विल बी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी। यहाँ देखो जरा, जैसे मैं अगर मान लो यहाँ पर एक टेबल अगर और देख लूँ, इसको वैलेंसी की टेबल में अगर बना दूं, जैसे सारे बच्चे ध्यान देंगे, तो इसके आउटर शेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 से कम है, 4 से कम है, तो वैलेंसी इसकी 1 हो जाएगी। समझ रही बात। आप थर्ड चैप्टर में जब टेबल देखोगे तो सोडियम के आगे ना ऐसे लिखा होगा, सोडियम प्लस जो है वो 1 वैलेंसी वाली की तरफ कोई कहीं पे होगा, ठीक है बेटे। तो वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी बेटे, 1 हो जाएगी, राइट। अब देखो जरा, ऑक्सीजन के पास कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसका छोड़ो अभी इसका देखो जरा, हाइड्रोजन का देखो जरा, ठीक है। इसके आउटर शेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 4 से कम है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। कार्बन का देखो, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बेटे, 4 है, 4 है ना, तो 1 से लेके 4 तक, लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब 4 इसका है तो इक्वल टू 4 हो गया, इक्वल टू 4 है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटे, 4 होगी। तो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन तुम्हें देखना होता है पहले, अगर वो 4 तक है तो वही वैलेंसी है जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। समझ आई बात, पहला रूल हमारा ये क्या था, समझ आई बात, इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और चार्ज इसमें मतलब साइन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज लगता है, ठीक है ना, प्लस का साइन इसके अंदर लगता है, समझ आ रही बात।
ओके, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ग्रेटर देन 4, अगर 4 से ग्रेटर हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझे ना, ग्रेटर देन 4 मतलब 5 6 7 या 8 है, समझे ना, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या करते हैं हम लोग, जो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं, समझे। अब जैसे देखो ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, राइट, तो ये 4 से ग्रेटर है, तो क्या करूंगा, इसमें 8 में से मुझे 6 को माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आ गया बेटे 2, इसकी वैलेंसी क्या आएगी 2 आएगी। और चार्ज कैसा लगता है इसमें, नेगेटिव चार्ज, क्या मतलब नेगेटिव चार्ज, तो माइनस का साइन इस पर लग जाता है। समझ आई बात। अब देखो इसको याद कैसे रखते हैं, इसको याद करने का तरीका क्या है, जहां मुझे माइनस करना पड़े, जहां मुझे माइनस करना पड़ रहा है वहां माइनस का साइन आएगा, दैट्स इट, बाकी और प्लस का आएगा। ओके, बस ऐसे ही हम इसको याद रखते हैं। देखिए क्लोरीन, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, 7 क्या है बेटा 4 से ग्रेटर है, देखो ग्रेटर देन 4 है, राइट, 4 से ग्रेटर है, तो क्या करूंगा इसको 8 में से माइनस करूंगा 7 को, आंसर कितना आ गया 1 विद नेगेटिव साइन, समझे, राइट। ये साइन है नेगेटिव, ये मत करना सर 8 तो प्लस का है 7 माइनस का है, हम तो साइन प्लस का लाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, राइट, जहां माइनस करना पड़ रहा है वहां माइनस का साइन आएगा, इसे चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना। बाद में अभी हम लोग आयंस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। बस अभी के लिए बस खाली रूल याद रखोगे, ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है ये रूल, समझे ना, समझे ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसवी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, शुभम वैश्य वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, बिकॉज यू आर एसवी एटम्स, मतलब एटम्स का मतलब स्टूडेंट्स, राइट। तो अब हम लोग बात करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखोगे, ठीक है। और पहले बता दूं आपको, ये सिर्फ खाली एप्लीकेबल तुम्हारा 20 तक एप्लीकेबल है बेटे, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं है, क्या ना, मतलब ये बोर्स एटॉमिक मॉडल ही तुम्हारा बाद में रिजेक्ट हो जाता है, इसके भी ड्रॉबैक्स हैं अपने, वो आप 11 से पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ तुम्हें इतना पढ़ना है, क्योंकि ये सब चीजें 20 एटॉमिक नंबर तक एप्लीकेबल होती हैं, उसके बाद रूल्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जो बोर्ड्स के अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां निकल के आ गई थी, उसके बाद और दूसरे साइंटिस्ट आए थे, अपने मैक्सवेल आए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया था, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया था, ठीक है ना, क्वांटम नंबर्स आए थे, मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ गई थी, वो आप 11 से पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ना आप लोगों को, बट अभी क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हो, ठीक है ना, इतने इतने से, तो अभी सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना, ठीक है, सी, राइट। चले आगे, तो 10 तक तुम्हारा इसका काम चल जाएगा पूरा पूरा आराम से। तो देखिए, तो फॉर फुली फिल्ड वैलेंस शेल की अगर बात करें, जिसकी वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड का मतलब क्या है, जैसे के में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल मान, वैलेंस शेल मान लो उसकी के है, लास्ट वाली शेल के है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं ना, और 2 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीटली फिल्ड है। किसी की वैलेंस शेल लेट से ए एल है, समझे ना, एल है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, और उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, राइट, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब कंप्लीटली फिल्ड है। अगर फुली फिल्ड वैलेंस शेल आपकी रहती है, तो उस केस में वैलेंसी 0 हो जाती है। 0 का मतलब क्या हुआ, वो जुड़ता ही नहीं है। ऐसे मान लो ये देखो हीलियम, इसके पास 2 एटॉमिक नंबर है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, और 2 इलेक्ट्रॉन के में चले गए, तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया, बोलो कंप्लीटली फिल्ड हो गया, तो कंप्लीटली फिल्ड वाले केस में वैलेंसी 0, राइट, समझ आई बात। और देखोगे, और क्या इसका देखो, नाइट्रोजन का 5 होता है, तो 8 - 5 करोगे, बोलो 5 जो है 4 से ग्रेटर है, तो कितना आ गया -3 हो गया, ठीक है। और देखोगे आप बेटे, नियॉन देखो, नियॉन में कितना 10 एटॉमिक नंबर होता है, 10 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के में गए, और एल में गए 8, अब एल में 8 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, राइट, और 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीटली फिल्ड है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 0, समझ आ रही बात। तो इस तरीके से एर्गोन का देख लो, एर्गोन ये होता है 18 का मतलब क्या होगा बेटे 288, बोलो बोलो, राइट, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेल में नहीं आ सकते, ठीक है ना, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाती है 0 हो जाती है, इसका 18 2 8 8 8 और ये वैलेंसी 0, ठीक है। तो आपको पहले जो कहानी है तुम्हारी वो एटॉमिक नंबर से शुरू होती है, वैलेंसी निकालनी, जब तक आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा तब तक आप उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे तो आप उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट नहीं कर पाओगे तो वैलेंसी कैसे निकालोगे, राइट। ठीक है बेटे, तो ये सभी चीजें जो है तुम्हारे इसमें आती हैं। ओके, वैलेंसी निकालने का तरीका आपका ये हो गया है, ठीक है। तो इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे 3rd चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हमारे बहुत सारे क्लियर हो गए हैं, ठीक है। जैसे आपसे बोला जाए कि सर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना के दिखाओ, आपसे बोला जाए आपसे बोला जाए कि सर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला मुझे बनाना है, क्वेश्चन में आ गया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला बनाइए, तो सर ने क्या सिखाया था, एल्यूमिनियम लिखो, इस तरफ ऑक्सीजन लिखो, ठीक है। इसकी वैलेंसी कैसे निकालूं, सर एल्यूमिनियम का मतलब क्या हो गया 13 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। 13 का मतलब क्या हो गया, सर मुझे समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया जी, 283 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सर 8 होता है, 8 का मतलब हो गया 2 और 6, 2 के में 6 गए एल में, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सर लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 3, सर ने बताया 3, लास्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन, 4 से कम है, 4 से कम है, तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जितने वही वैलेंसी, राइट। और यहाँ पे 6 है, 4 से ग्रेटर है, 4 से ग्रेटर है, इसका मतलब 8 में से माइनस करना पड़ेगा, तो वैलेंसी 2, राइट। और जहां माइनस करना पड़ता है वहां माइनस का साइन लगता है, राइट। और फिर क्या, इसकी वैलेंसी इसका मल्टीप्लाई, इसकी वैलेंसी इसका मल्टीप्लाई, क्या बन गया सर, ये Al2O3, मजा आ गया सर, बिल्कुल हो गया, राइट। ये क्या हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला। ऐसे आप एल्यूमिनियम क्लोराइड का बना दो, सोडियम ऑक्साइड का बना लो,
जो मैंने तुम्हें उसके अंदर सिखा रखे थे ना, जो केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन जो हम करते हैं थर्ड चैप्टर के अंदर, वो सब देख लेना। तो वो सब यहीं से आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको वैलेंसी निकालनी अब आ जानी चाहिए। ठीक है बेटे, ये कॉन्सेप्ट आपका वैलेंसी निकालने का था बेटे। समझ आया और सेशन तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो बताना जरूर। ठीक है बेटे, पढ़ते रहिए। ऑल राइट, पढ़ लो। देखिए, तो बेटे एटॉमिक नंबर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेटे एटॉमिक नंबर वैलेंसी देखनी आ गई आप लोगों को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको और बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। ठीक है ना, 10th तक तुम याद रखोगे कि हाँ सर ने कुछ सिखाया था। ठीक है बेटे, तो अगर ये वैलेंसी आपको नहीं आती है, बहुत सारे 10th के बच्चे होते हैं जो सीनियर आपके हैं, वो आकर के 9th में सीखते हैं। 10th में बहुत बड़ा रोल है इसका वैलेंसी का। ठीक है बेटे, तो केमिस्ट्री का मतलब एक तरीके से बेस है, समझ लो चैप्टर जो है। ठीक है ना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, अब जो बात करते हैं बेटे एटॉमिक नंबर की। ठीक है, वैसे तो हम एटॉमिक नंबर के बारे में जान चुके हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सब होते हैं। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर आए कहां से, समझे। सी इलेक्ट्रॉन तो एक तरीके से क्या है, उसका मास तो नेग्लिजिबल होता है, मतलब ना के बराबर माना जाता है। ठीक है ना, तो एटम में जो हैवी होते हैं वो प्रोटॉन्स होते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो 2000 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इतनी बात समझ आती है, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। अब प्रोटॉन जो थे मेरे वो हैवी थे, तो उन्हें काउंट करना ईजी था, राइट। अब ऐसा माना गया कि भाई जितना तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भाग रहा है यहां से, उतने ही तुम्हारे जितनी कैथोड रे निकल रही है उतनी ही एनोड रे निकल रही है ना, राइट। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब उतना ही प्रोटॉन बनेगा। तो मैं प्रोटॉन को मैं काउंट कर लूं, अब इनके नंबर्स तुम्हारे इक्वल है। अब इसको इसको पकड़ना बहुत ना के बराबर है, मतलब इसका वजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट। अब इसका जो आप देखते हो बेटे, इसका जो है ना इसका बनना जो होता है, इसको काउंट करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, बट लेकिन मैं इसका मास क्योंकि हैवी होते हैं ना प्रोटॉन्स, इसे काउंट करना आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो इसको काउंट कर लूंगा तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। समझ आ रही बात। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर जो होता है वो हम कैसे करते हैं, प्रोटॉन्स को सम करके निकलता है। ठीक है, तो वही चीज है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज इट्स एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की डिफाइन ही ये होती है कि मैं इलेक्ट्रॉन को मैं काउंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक तरीके से आज भी आप देखते हो बस नेगेटिव चार्ज एक पार्टिकल है, इमेजिनेशन है। प्रोटॉन की डिस्कवरी जो हुई थी उसके बाद उसका मास भी कैलकुलेट किया गया था। ठीक है ना, वो कैसे कैलकुलेट किया गया था वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है ना, तो प्रोटॉन को हम काउंट कर सकते हैं। तो जितना प्रोटॉन मेरा होता है, जरा ध्यान देंगे, जितना प्रोटॉन मेरा होता है उतना ही मेरा इलेक्ट्रॉन होता है, और प्रोटॉन को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इससे तीनों चीजें आपस में एक दूसरे के इक्वल होती है। समझ आ गई बात, राइट। तो ये हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना बेटे 6 होता है, यहाँ देखो 666 का है, 6 होता है, राइट। तो 6 इसमें इलेक्ट्रॉन है, 6 इसमें प्रोटॉन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11 होता है, यहाँ देखो 11 होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, प्रोटॉन भी 11 है, राइट। ये चीज। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। बेटा न्यूट्रॉन्स का क्या मतलब है आने का, इसकी डिस्कवरी हुई क्यों, मतलब ऐसा क्या हुआ कि भाई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करनी पड़ी, या न्यूट्रॉन क्या चीज होती है, अभी तक हमने इसके बारे में बात नहीं करी है। अब एक्चुअल में क्या हुआ था ना, जरा ध्यान दो भाई। एटॉमिक नंबर तो समझ में आ गया, चलो जी ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए एटॉमिक नंबर मुझे समझ में आ गया क्या होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है बेटे, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ये क्या होता है, प्रोटॉन नंबर ही होता है, राइट। अब अगर मान लो कि देखो एक एटम में जो मास होता है, सी ध्यान दो, एक तो हमारे क्या होता है, प्रोटॉन्स हमारे इसके अंदर होते हैं, बोलो, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहां पर होते हैं, राइट। तो एटम का जो मास होता है वो रदरफोर्ड ने बताया था कि इट इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड एट दिस पोर्शन ओनली, क्योंकि प्रोटॉन का तो वजन होता है, इलेक्ट्रॉन का तो वजन होता ही नहीं है। तो मैंने अगर मान लो प्रोटॉन का वजन, अगर मैं मास निकाल लूं, लेट्स से मैं बोलूं इसके अंदर जो 10 प्रोटॉन है, लेट्स से मैंने एग्जांपल मान लो 10 प्रोटॉन है इसके अंदर, एक एटम में 10 प्रोटॉन है, समझे। अब एक प्रोटॉन का जो मास होता है, मैं अगर देखूं मास जो होता है वन प्रोटॉन का, वो मेरा आई गेस 1.67 10 की पावर माइनस 27 समथिंग ऐसा कुछ होता है, देखिए देख लेना, यही होता है। एक प्रोटॉन का मास तुम्हारा ये होता है, वन मास ऑफ वन प्रोटॉन इज दिस, और टोटल 10 प्रोटॉन्स है। तो मैं अगर 10 प्रोटॉन्स का मास निकालना चाहूं तो मैं इसी को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बोलो, क्योंकि एक प्रोटॉन मेरा इतना भारी है, कितना इतना हैवी है, तो 10 प्रोटॉन इतने हैवी हो गए। ठीक है, ठीक है। तो बेटे जैसे अब मैंने देखा कि मास जो एक प्रोटॉन का मास में इतना है, ठीक है, अगर एक प्रोटॉन में इतना हैवी है तो 10 प्रोटॉन मेरे इतने हैवी हो गए। ठीक है ना, इनको मैंने मास निकाल लिया। तो अगर एटम का मास ही सिर्फ प्रोटॉन की वजह से, मास का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। अब सिर्फ एटम में प्रोटॉन ही प्रोटॉन है बस खाली, तो प्रोटॉन का जो मैं मास निकालूंगा करके, तो वो इस पूरे एटम के मास के बराबर आना चाहिए। समझ आ रही बात। तो जैसे मान लो कि मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, मान लो कि 10 कुछ इसका मास आ रहा था, बट जब मैंने थर्ड चैप्टर में, तो इस एटम का मास, कोई भी एटम है, एक्स एटम मान लो, तो मास जो था मेरा एक्स का वो कितना आ रहा था, 10 समथिंग कुछ आ रहा था। मैंने प्रोटॉन को काउंट किया, प्रोटॉन के मासेस को मैंने सम कर दिया, ठीक है ना, तो इतना मास आ रहा था। बट जब मैंने इसको
दूसरे मेथड से जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि कोई भी एटम तुम्हारा जो होता है कार्बन के 1/12 पार्ट से जब उसे कंपेयर किया जाता है किसी भी एटम को, समझ आ रही बात, जब इसको मैंने डाला, इसको मैंने इसमें डाला, ठीक है ना, तो उस केस में क्या था, जब मैंने एटम को, इसको एक्स वाले एटम को मैंने रख करके तराजू में तोला और यहाँ पे कार्बन का 1/12 कार्बन का पोर्शन जब मैंने डाला, जब मैंने पिज्जा वाला एग्जांपल दिया था, याद आ रहा है कुछ, समझे, जब हमने एटम का मास एटम को कैसे देखा गया था, कार्बन के 12 पार्ट करके और उसके हिसाब से हमने एटम को कंपेयर किया था, राइट। तो उस केस में जब देखा गया तो इसका मास जो था मेरा एक्स का वो कितना, कुछ 20 समथिंग आ रहा था। इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट इससे डबल आ रहा था, समझ आ रही बात, इससे डबल आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि खाली प्रोटॉन ही इसके अंदर नहीं है, कोई एक ऐसी चीज है जो हमें नहीं पता, कुछ ना कुछ ऐसा और है, उसे ढूंढो, समझे। अब ये तुम्हारा क्या था, तो तब डिस्कवरी हुई थी किसकी, न्यूट्रॉन की, ठीक है ना। जब इनको जो है हमने जेम्स कैडविक जो थे ना, उन्होंने जब डिस्कवरी की थी, तो तब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी कि अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन बट हैव नो चार्ज। अब इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ना तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता, ना एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो इलेक्ट्रॉन की तरह होता, यहाँ पकड़ में आया था। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो प्रोटॉन की तरह होता, तो पकड़ में आया था। बट इसमें कोई चार्ज ही नहीं है, कोई होता नहीं बच्चे कि पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, घर में आराम से बैठ कर टीवी देखना, फोन चलाते रहना, कुछ भी नहीं करना। तो ऐसा पार्टिकल था तुम्हारा, न्यूट्रल, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, मम्मी डांट रहे हैं, पापा डांट रहे हैं, टीचर डांट रहे हैं, कुछ भी डांट रहे हैं, बच्चे पीट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। ये ऐसा पार्टिकल था तुम्हारा एटम के अंदर, ठीक है, बट हैवी था, समझो, राइट। ओके, इसकी डिस्कवरी जो हुई थी तुम्हारी वो अलग तरीके से हुई थी, ठीक है ना। जब क्या नाम है, हीलियम एटम तुम्हारा जो था उसके ऊपर जब बॉम्बार्डिंग करवाई गई थी, वो आपके हायर क्लासेस में देखा जाए कैसे बाहर निकला था, ठीक है ना। वो अभी नहीं पढ़ना, 11th क्लास में पढ़ोगे आप, ठीक है। अब बस ये ध्यान रखो कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बेटा इस तरीके से आपकी हुई थी, राइट। तो बेटा इस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। अब बाद में जब देखा गया, सी ध्यान दो, अब जब बाद में देखा गया कि सर इसके अंदर तो न्यूट्रॉन को जब तोला गया, जब न्यूट्रॉन देखे गए, न्यूट्रॉन का, और जब देखा गया तो उनका जब मास सम किया गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन जब एक्स के अंदर, एक्स जो एटम है मेरा यार, इसके अंदर न्यूट्रॉन को देखा गया तो उसका मास भी इसके बराबर निकला, राइट। और फिर जब मैंने न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम किया तो वो इक्वल आ गया किसके, 20 के, समझ आ रही बात, राइट। तब वो 20 के इक्वल आ गए, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक चीज आती है, न्यूट्रॉन जहां पे तुमने खत्म किया ना बेटे, उसके नीचे आप लोग लिख लेना कि न्यूट्रॉन जो हमारा था, यहां देखो कि जो न्यूट्रॉन, जो इसका मतलब ये कि मास जो होता है एटम का, जो एटॉमिक मास होता है, ध्यान देना, जो एटॉमिक मास हमारा होता है, जहां पे न्यूट्रॉन की डेफिनेशन खत्म किया ना बेटे, वहीं पर आप लोग लिखना है इसके अंदर, जो एटॉमिक मास हमारा जो होता है ना बेटे, वो हमारा, इसको हम एम से डिनोट करते हैं, एटम का जो मास होता है उसको एटॉमिक मास कहते हैं। वो हमारा होता है बेटे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक मास का हमारा अलग से एक टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो इन सबको जब मैं प्लस करता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर को और न्यूट्रॉन नंबर को मैं प्लस कर देता हूँ, तो हमारा क्या बनता है, एटम का एक मास बन जाता है। यहां से आपको समझ में आया बेटे, ठीक है ना। तो बाकी हम लोग जरा मास नंबर्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कैसे कैसे मास नंबर्स निकालते हैं, और फिर आइसोटोप्स एंड आइसोबार से टॉपिक तुम्हारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है बेटे। पढ़ते रहिए इसको, ठीक है ना। और अगर समझ में आया तो चैप्टर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।